A very good morning to all the participants of this Good morning. इस वेबिनार में फ्रेंड्स, इस परिवर्तन कोर्स के इस वेबिनार में हम लोग बात करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की। और तो हमारी जो यात्रा रहेगी इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की यात्रा रहेगी। और आप लोग सब ITI का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और ITO का एग्ज़ाम कुछ लोग क्लियर करने वाले होंगे या सभी लोगों ने प्रॉब्ली क्लियर कर लिया हो। तो आपने जो भी पढ़ाई की है इसके पहले, उसमें डेफिनेटली आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में जानकारी हासिल ज़रूर की है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अभी एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो कितने लोग हैं जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं? तो वी लाइक टू हैव अ शो ऑफ हैंड्स। तो हैंड्स रेज कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम। So which means that the others have already cleared the exam, and therefore you have some basic understanding of the head of income called income from business and profession. Okay, so 3 people are taking the exam. That means the others have either cleared the exam or they are not taking the exam. Now we'll move forward from here, assuming that आप लोगों ने कुछ पढ़ाई की है इस हेड के बारे में, लेकिन जब हम डिपार्टमेंट के कार्य करते हैं, खासतौर पे जब हम आजकल जो फेसलेस यूनिट्स में होते हैं, तो जो असेसमेंट का कार्य आप जानते हैं कि पेनल्टी और असेसमेंट का कार्य फेसलेस यूनिट्स में ही हो रहा है। और फेसलेस यूनिट्स में काम करते वक्त हम जो भी ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जो भी नोटिस तैयार करते हैं, जो भी नोटिंग हम करते हैं, उसमें हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो ये मल्टीपल चॉइस से थोड़ा सा और ऊपर उठने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक फॉर्मेट है जिसके द्वारा एग्जाम लिया जाता है और शायद कोई और विकल्प ना होने की वजह से, कोई बेटर विकल्प ना होने की वजह से उन सारी एबिलिटीज़ को टेस्ट हम नहीं कर पाते हैं जो आप में होनी चाहिए अगर आप कोई इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ कर रहे हैं या ITO की ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तो वो जो गैप है वो हमको खुद भरना है, क्योंकि अगर वो हम गैप भरेंगे तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क निकल के जाएगा डिपार्टमेंट का, वो एक उच्च स्तर पे जाएगा। और जब SSC के पास कोई भी नोटिस या ऑर्डर जाता है तो अपेक्षा ये रहती है कि लीगली वो साउंड होना चाहिए, लैंग्वेज के हिसाब से वो सही होना चाहिए, और इसलिए वहाँ पर हमें अपनी लैंग्वेज को सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि इनकम टैक्स एक्ट एक अधिनियम है तो उसमें लीगल भाषा का काफ़ी प्रयोग किया गया है, तो हम लोगों को लीगल भाषा के जो शब्द हैं उनसे रूबरू होना है। तो कुछ हद तक हमारा काम आसान भी है, क्योंकि हमें पूरी डिक्शनरी के बारे में नॉलेज नहीं भी है, लेकिन अगर हमको वर्किंग नॉलेज है जो भी लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो हमारा काम चल जाएगा। यदि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर देखेंगे या ITAT के ऑर्डर देखेंगे तो आप, या फिर कोई CIT अपील्स का भी ऑर्डर आप देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे उसी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया मिलेगा आपको। तो लैंग्वेज पर फोकस करना जरूरी है कि लीगल लैंग्वेज हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ने के पीछे हमारी जो मंशा है वो ये नहीं है कि हम केवल इतना जान जाएं कि किस चीज़ का टैक्स हो रहा है, कौन सा डिडक्शन मिल रहा है, कौन सा एक्सपेंडिचर मिल रहा है, या किस चीज़ को टैक्स नहीं किया जा रहा है। उससे भी ज़्यादा ये आवश्यक है कि टैक्स जब किया जाएगा तो उसका एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या होगी, या नहीं किया जाएगा तो एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या होगी, और हर प्रावधान के पीछे जो मंशा छुपी होती है वो भी हमको
उसका भी अंदाज रहना चाहिए। तो मैं आपको ले चलूँगा इस यात्रा में जिसमें कि हम इनकम टैक्स एक्ट को देखेंगे, और जो चीज़ें हमें ऑलरेडी मालूम है वो हम ये जानेंगे कि इनकम टैक्स से कैसे निकल के आ रही है वो, इनकम टैक्स एक्ट में से कैसे निकल के आ रही है वो। क्योंकि हो सकता है कि हमने किसी नोट से पढ़ा हो, किसी और जगह तैयारी की हो, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट से उसका क्या कोरिलेशन है, सेक्शन में किस भाषा में वही चीज़ लिखी हुई है, किस भाषा में वो चीज़ लिखी हुई है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा देखा कि टैक्सेबल इनकम के आधार पे टैक्स लगता है। तो मुझसे पूछ रहे थे कि अब ये टैक्सेबल इनकम जो है ये तो उसके आधार पर ही तो टैक्स लगता है, उसी के ऊपर तो टैक्स लगता है, तो वो गलत कैसे हो गया? उनका जवाब अगर उन्होंने दिया होगा कहीं, तो मुझे उनको बताना पड़ा कि टैक्सेबल इनकम नाम से तो कहीं सवाल ही नहीं हुआ है शब्द। तो जो शब्द या जो भाषा का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है वो कई बार हम आम इस्तेमाल में ले आते हैं और उसका यूज करना शुरू कर देते हैं। और उसके अपने अपने अर्थ निकाल लेते हैं। तो जो सरलीकरण के चक्कर में, भाषा के सरलीकरण के चक्कर में हम दूसरे शब्द का यूज करने लगते हैं जो शब्द इनकम टैक्स एक्ट में होते ही नहीं है। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एज ए इनकम टैक्स अथॉरिटी, वी आर ए सर्टेन अथॉरिटी, इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में, तो हमारा जो भाषा का प्रयोग है वो आम भाषा वाला प्रयोग नहीं होना चाहिए, सरलीकृत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमारा हमारा उस भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए जो एक्ट में, स्टैट्यूट में लिखी हुई है या दी हुई है, और उससे निकल के आना चाहिए। किसी भी डिफाइंड शब्द को, किसी भी अनडिफाइंड शब्द को भी जो भी लीगल भाषा में प्रयोग किया गया है उसका अपना सरलीकृत रूपांतर निकाल के और उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला तो ये लेसन हम लोगों के लिए है। तो इन सब बातों को के मद्देनजर मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट को मैं खोलता हूं आपके सामने, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लीजिए। सभी लोग अपने स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे ले आइए, जिससे कि आप पूरा जो पेज है आपको पूरा ठीक से दिखाई पड़े और देखने में कोई दिक्कत नहीं आए, और जो आनंद है देखने का वो भी पूरा आपको मिले। तो वो फुल स्क्रीन करना आप समझ ही गए होंगे। आपको 3 डॉट पे क्लिक करके और उसके बाद एंटर फुल स्क्रीन नाम से वहाँ पे ऑप्शन है, उस ऑप्शन को क्लिक कर देना है, जिससे आप फुल स्क्रीन में एंटर कर जाएंगे। तो मैं आपके साथ अपना डेस्कटॉप शेयर कर रहा हूँ, और ये मैंने शेयर कर दिया है, और मेरा वीडियो अपने आप ही सिस्टम बंद कर देता है जब मेरा डेस्कटॉप शेयर होता है। तो शायद आपको मेरा डेस्कटॉप दिख रहा होगा। मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप मेरा डेस्कटॉप देख पा रहे हैं। दिख रहा है सर। वंडरफुल। तो इनकम टैक्स india.gov.in ये आप ही के डिपार्टमेंट का आपका अपना वेबसाइट है, जिसको भरपूर तरह से लॉ को एक्सेस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए जहाँ तक हो सके, जब भी ये काम कर रहा हो खास तौर पे।
हेलो। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है आवाज। ओके, वो क्योंकि ऐप नहीं खुल रहा था तो मैंने एक इसको ऐप से, आपके पास ऐप है जिसमें कि इनकम टैक्स एक्ट मिल जाएगा आपको? या आपके पास अगर एक्ट हो तो उसको आप खोल सकते हैं। नहीं है सर। ओके, एक मिनट, ये शायद होने वाला है। वैसे हमने एक एक्ट मंगाया है, अभी उसको यूज करते हैं। थोड़ा स्लो चल रहा है ये। आपके पास एक्ट नहीं है, मैं भिजवा दूं आपके पास, मैं अपना एक्ट भिजवा दूं? हाँ हाँ, अभी मंगाया हुआ है, आ रहा है। अगर आपके पास हो तो हाँ भिजवा दी तो। मैं भिजवाता हूँ। ओके। ओके, तो मेरे पास एक 2019 का एक्ट आ गया है, मैं उसको यूज करके आगे बढ़ता हूँ। मिनट में पहुंच रहा। और जब ये जैसे शुरू हो जाता है तो हम स्विच बैक करते हैं इस पर। और मैं अभी शेयरिंग इस वक्त बंद करता हूँ, जिससे सर आपको मिल जाए तो कंफर्म कर दीजिएगा, मैं भेज ये मिल गया है। मिल गया। तो मैं शुरुआत करता हूँ सेक्शन 40 से। कारण ये कि वैसे 28 से शुरू होते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के प्रावधान, लेकिन जो बाद के प्रावधान है वो हम लोग नॉर्मली मिस कर जाते हैं, तो मैं बाद के प्रावधान को पहले कवर करूंगा और उसके बाद हम शुरू के प्रावधान पे आ जाएंगे। तो मैं सेक्शन 40 पढ़ रहा हूँ। अगर आपके पास एक्ट हो तो आप उसको एक्ट को खोल लीजिए, अगर नहीं हो तो आप मैं भी एक्ट के प्रावधानों को आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। देखिए सेक्शन 40 जो है वो अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल की बात करता है। तो नॉट डिडक्टेबल का मतलब है कि जब हम जिस चीज़ का डिडक्शन नहीं देंगे, और ये सेक्शन ये कहता है कि सेक्शन 30 या 38 के बीच में कुछ भी कहा गया हो उसको नज़रअंदाज करते हो, क्योंकि 30 और 38 के बीच में जो सेक्शंस हैं वो हमको कंप्यूटेशन का तरीका बताते हैं कि कौन कौन से डिडक्शन हम देने वाले हैं।
तो सेक्शन 30 से 38 के बीच में कुछ भी कहा गया हो, जो निम्नलिखित राशियां हैं वो डिडक्ट नहीं की जाएंगी जब भी हमको इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन को कंप्यूट करना होगा। अब ये कौन सी राशियां हैं जो डिडक्ट नहीं की जाएंगी, इस पर हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली राशि है, किसी भी एसएससी के केस में अगर कोई इंटरेस्ट है या कोई रॉयल्टी है या कोई फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है या कोई भी दूसरी राशि है जो इस एक्ट के तहत चार्जेबल होती है और जो राशि इंडिया से बाहर पेबल है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या कोई भी और राशि, तो चार्जेबल है। चार्जेबल है का मतलब है कि जिसपे इंडिया में टैक्स देना है। जो कि पेबल है या वो इंडिया में पेबल है किसी नॉन रेजिडेंट को, जो कि कोई फॉरेन कंपनी भी हो सकती है या कोई नॉन रेजिडेंट हो सकता है। इंडिया से बाहर चाहे किसी को भी पेबल हो, लेकिन इंडिया में भी अगर किसी नॉन रेजिडेंट को पेबल है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट कंपनी हो चाहे नॉन कंपनी हो, और जिसके ऊपर टैक्स डिडक्टेबल है, ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल। किस चैप्टर में डिडक्ट होता है टैक्स? चैप्टर 17B में डिडक्ट होता है। और वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया या डिडक्शन के बाद उसको पे नहीं किया गया, डिडक्ट तो कर लिया गया लेकिन पे नहीं किया गया। कब तक नहीं पे किया गया? वो जो ड्यू डेट है जो 139(1) में स्पेसिफाइड है। तो 139(1) में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट स्पेसिफाइड है, यानी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर टैक्स काट के और काटा नहीं गया या काट के जमा नहीं किया गया है तो अगर उस राशि पर टैक्स नहीं काटा गया है तो वो राशि जो है वो डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं है। मुख्य कारण क्या है कि जो इंडिया से बाहर राशि जा रही है तो एक बार चली गई तो बाद में क्या पता वो रिटर्न के रूप में भारत में दाखिल ना हो और उस पर टैक्स हमेशा के लिए हम खोल दें। और यही बात एक नॉन रेजिडेंट अगर है तो नॉन रेजिडेंट इंडिया, कोई जरूरी नहीं कि इंडिया का सिटीजन हो, बाहर का भी सिटीजन हो सकता है। और इंडिया में भले ही वो राशि उसको पेबल है, लेकिन राशि लेने के बाद वो इंडिया से बाहर निकाल देगा उस राशि को। तो अगर बाहर निकाल देगा तो एक चांस बन सकता है कि जो राशि इंडिया से बाहर चली गई और स्रोत पर उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ, तो ये जितनी राशियाँ लिखी है नॉर्मली उनके स्रोत पे इसीलिए टैक्स डिडक्ट करा लेते हैं जिससे कि बाद में उसका अकाउंटिंग हो जाएगी। अब इसमें एक प्रोवाइजो भी है कि बशर्ते ये कि किसी भी राशि के रिस्पेक्ट में अगर टैक्स सब्सिक्वेंट ईयर में काटा गया है या उसको प्रीवियस ईयर में काटा गया लेकिन पे उसको किया गया है आफ्टर द ड्यू डेट, या तो उसको सब्सिक्वेंट ईयर में काटा गया इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, यानी सब्सिक्वेंट ईयर का मतलब है कि जिस साल में कटना था उसके अगले साल में काटा गया, या उसको डिडक्ट कर लिया गया लेकिन उसका पेमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद हुआ है, तो वो जो राशि है वो डिडक्शन के रूप में अलाउ होगी उस प्रीवियस ईयर में इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें वो टैक्स जो है पे किया गया है। तो यानी कि अगर टैक्स काटा गया और वो काटने की प्रक्रिया अगर सब्सिक्वेंट में ईयर में हुई है और या उसका डिडक्शन ही सब्सिक्वेंट ईयर में हुआ है या फिर उसका डिडक्शन प्रीवियस ईयर में हो गया है लेकिन उसका जो पेमेंट है वो ड्यू डेट के बाद हुआ है। जैसे हमने पहले कहा ना कि अगर वो ड्यू डेट के पहले पे नहीं होती है तो उसको हम डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ड्यू डेट से पहले
पे हो जाती है तब तो हम उसको प्रीवियस ईयर में अलाउ कर देंगे, अकाउंट्स में बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में अलाउ कर देंगे। और अगर उसका पेमेंट ड्यू डेट के बाद होता है, ठीक है, तो जिस प्रीवियस ईयर में वो पेमेंट हो रहा है, ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट ईयर में वो पेमेंट हो रहा है, तो वो सब्सिक्वेंट ईयर में उसके बाद अलाउ होगा। यानी इसको हम उसका अलाउंस खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रीवियस ईयर में वो पे की जा रही है उस प्रीवियस ईयर में उसको हम अलाउ कर रहे हैं। डिवाइडेड फर्दर कि जहां पर एसएससी फेल कर जाता है डिडक्ट करने से, या तो पूरी राशि या उसके पार्ट ऑफ द राशि चैप्टर 17B के हिसाब से किसी भी राशि पर, लेकिन वो एसएससी डीम टू बी इन डिफॉल्ट नहीं है। क्यों नहीं है डीम टू बी इन डिफॉल्ट? कई कारणों से वो डीम टू बी डिफॉल्ट कई बार नहीं होता। तो देन फॉर द पर्पस, अभी उस पर आते हैं, देन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सब क्लॉज इट शैल बी डीम्ड कि भी एसएससी ने वो डिडक्ट भी कर लिया था और पे भी कर लिया था, और कर दिया था उस टैक्स को on such sum on the date of furnishing of the return by the payee referred to in the said proviso। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वो एसएससी जो है उसने टैक्स को नहीं काटा या टैक्स को पे नहीं किया उसने, और लेकिन हमने उसको डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना है, और डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट हमने इसलिए नहीं माना क्योंकि कई बार ऐसा है कि एसएससी ने तो काटा नहीं है, लेकिन जिसको वो पेमेंट कर रहा था उसने उस पर टैक्स जमा कर दिया है उस राशि पर। यानी जिसको वो राशि मिल रही थी वो उसकी इनकम थी, तो उसने अपनी इनकम पर टैक्स जमा कर दिया। तो अगर तो डिपार्टमेंट को तो टैक्स मिल गया, तो अगर काटने वाले ने टैक्स नहीं भी काटा और प्राप्तकर्ता ने टैक्स को जमा कर दिया है, और कुछ और भी कंडीशंस हैं 201 में जो लिखी हुई हैं, जिसमें ये होता है कि अगर जो जिसको राशि प्राप्त हो रही है वो अगर टैक्स को पे कर देता है, और उसके बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी की ज़रूरत होती है कि उसमें वो सर्टिफाई करते हैं कि इन्होंने इस राशि के संदर्भ में टैक्स अपना पे कर दिया है, और जब वो कार्रवाई पूरी हो जाती है तो हम उसको डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, यानी हम उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानते हैं। इसको नहीं मानते हैं जिसने काटा नहीं था टैक्स। तो यदि हम उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानते हैं, तब हम ये मान लेंगे कि उसने वो राशि जो है वो जो राशि उसने काट ली थी और पे भी कर ली थी उस राशि पे जिसपे उसको टैक्स काटना था, और ये काम उसने जो डेट थी रिटर्न फर्निश करने की, ऑन द डेट, ड्यू डेट नहीं है, ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न है। तो कहने का मतलब कि उसने उस डेट पर वो राशि, हम मान लेंगे उस डेट पे उसने काट दी थी और पे कर दी थी। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको जब वो राशि पे कर देता है, यानी कि टैक्स हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि उस डेट को उसने वो राशि पे करके जमा कर दी थी। तो अगर वो डेट जो है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से आगे की डेट है, ठीक है, तो उस केस में हम ये मानेंगे कि अगले प्रीवियस ईयर में, या जिस प्रीवियस ईयर में वो काटा गया है या पे किया गया है, उस प्रीवियस ईयर में उसका डिडक्शन अलाउ होगा। और अगर ये राशि जो है क्योंकि ये डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न उसकी अगर है, और ये 139(1) के तहत जो ड्यू डेट होती है उस डेट तक अगर उसने अपनी रिटर्न भर दी है, तो उस डेट तक रिटर्न भर के और पूरी कार्रवाई पूरी हो गई है, और उसको हम जो काटने वाले को डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जो प्राप्त करता है उसने अपनी रिटर्न ड्यू डेट के पहले भर दी है। तो इन दैट केस हम ये मानेंगे कि जो ड्यू डेट थी उसके पहले ही ये राशि का डिडक्शन और पेमेंट हो गया है, और यदि वो हो गया है पेमेंट, तो हम उसके पिछले प्रीवियस ईयर में ही उसका डिडक्शन अलाउ कर देंगे। और इसमें इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कि रॉयल्टी की डेफिनेशन हम सेक्शन 9 से ले रहे हैं, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की डेफिनेशन भी हम सेक्शन 9 से उद्धृत कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर कहीं एक सेक्शन, किसी भी सेक्शन में अगर
अगर डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है तो फिर बस हम वहीं से ले लेते हैं उसको। तो इस संदर्भ में अगर कोई क्वेरी है तो आप रेज कर सकते हैं। ये सेक्शन आपके समक्ष है, शायद आपने देखा होगा, आपके सामने होगा अगर आपके पास एक्ट है। और एक्ट अगर आपके पास नहीं है तो मैंने जो पढ़ा है उससे आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है इसमें, इस सेक्शन की। कोई आपको कोई डिफरेंट व्यू है किसी का इस बारे में? Does anyone have a different view on this? ठीक है, सब लोग एग्री करते हैं जो मैंने कहा उससे? अगर आपको क्लैरिटी ना हो तो दोबारा रिपीट करूं इस बात को। इंडिया से बाहर पेमेंट जा रहा है या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को जा रहा है? नॉन रेजिडेंट में कोई कंपनी भी हो सकती है। अगर ड्यू डेट से पहले वो काट के जमा कर दिया गया तब तो हम उस जिस साल की वो ड्यू डेट है, जिस असेसमेंट जिस प्रीवियस ईयर की वो ड्यू डेट है, उस प्रीवियस ईयर में हम अलाउ कर देंगे उसको। अगर उसके बाद दिया गया तो उसके बाद अलाउ करेंगे अगले साल में। राइट, अब आगे चलते हैं। 41A क्या कहता है कि 30% ऑफ एनी सम पेएबल टू अ रेसिडेंट, जो भी राशि किसी रेसिडेंट को पेएबल है जिसपे टैक्स सोर्स पे डिडक्टेबल था अंडर चैप्टर 17B, एंड वो जो टैक्स है उसको काट लिया गया है या उसको काटा नहीं गया है या काटने के बाद उसको पे नहीं किया गया ड्यू डेट से पहले, जो ड्यू डेट स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 139 के, तो उसकी जो 30% राशि है, जो यहाँ पे जो पेमेंट जा रहा है रेसिडेंट को जा रहा है, ये डिफरेंस है 40A1 में और 40A1A में जो फर्क है, तो वो फर्क ये है कि 40A1 में हम बात कर रहे हैं कि कोई राशि अगर इंडिया से बाहर पे हो रही है या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को पे हो रही है तो वो कवर होती है 40A1 में, और अगर वो राशि 40A1A में कवर होती है तो वो राशि वो है जो कि किसी रेसिडेंट को दी जा रही है। तो अगर कोई राशि किसी भी रेसिडेंट को दी जा रही है, और ये सेक्शन काफ़ी यूज होता है क्योंकि बहुत से लोग टैक्स डिडक्ट नहीं करते हैं और नहीं करते थे, आज भी हो सकता है नहीं करते, अब मात्रा कम होगी क्योंकि ये जब से आया है तब से इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जो भी राशि किसी को दी जा रही है जिसपे कि टैक्स कटना चाहिए और वो टैक्स काटा नहीं गया और रिटर्न की ड्यू डेट तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो उसकी जो 30% राशि, इसमें पूरा डिसअलाउ नहीं कर रहे हैं, 30% को डिसअलाउ कर रहे हैं, बशर्ते ये कि जहां पर किसी भी राशि के रिस्पेक्ट में टैक्स काट लिया गया है सब्सिक्वेंट ईयर में, यानी टैक्स उस साल में नहीं काटा गया, सब्सिक्वेंट ईयर में काटा गया, या फिर उसका रिडक्शन प्रीवियस ईयर में तो कर लिया गया लेकिन उसका जो पेमेंट है वो ड्यू डेट के बाद हुआ है, आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, तो उस केस में 30% ऑफ such sum shall be allowed as a deduction in computing the income of the previous year in which tax has been paid। जिस साल में वो टैक्स पे कर दिया गया उस साल में हम उसको अलाउ कर देंगे, यानी कि अगर ड्यू डेट से पहले जमा है तब तो वो पिछले साल में आ जाएगा, ड्यू डेट के अगर बाद जमा है तो वो अगले साल में मिलेगा। उसके बाद है प्रोवाइडेड फर्दर, एक और प्रोवाइजो है कि जहां पर असेसी फेल कर जाता है डिडक्ट करने से तो पूरी राशि टैक्स की जो कि 17B के संबंध में जो राशि है कटनी थी, या और उसको हमने डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना है, तो ये भी प्रावधान उससे रिलेटेड है, जैसे उसी से मिलता जुलता है जैसे इसके पहले हमने देखा था नॉन रेजिडेंट के केस में कि यदि असेसी को हमने डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना
तो अगर हमने एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना उसको, तो फिर उस केस में जिस राशि वो जो उसने जो पेमेंट किया उसका, वो अगर उसने तब उसने कर दिया पेमेंट, और जब उसने रिटर्न भरी, रिटर्न भरने के साथ उसने जो 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 प्राप्त करता था राशि का, उसने वो सब प्रूफ उसमें लगा दिए, उसने फॉर्म भी भर दिया कि भाई हमने वो टैक्स जमा कर दिया है। तो उस केस में जब वो रिटर्न भरता है, उस डेट तक के लिए हम ये मानेंगे कि उस डेट में, उस डेट को ही काटने वाले ने भी वो टैक्स काट के जमा कर दिया था। तो चूंकि उसने काटने वाले ने टैक्स काट के जमा कर दिया था, अगर ये रिटर्न जो है ड्यू डेट के बाद भरी गई है तो फिर अगले साल में अलाउ होगा, और ड्यू डेट के पहले भरी गई है तो उसके पिछले साल में अलाउ हो जाएगा। और जो शब्द यहाँ पे यूज किए गए हैं, जैसे कमीशन या ब्रोकरेज या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या प्रोफेशनल सर्विसेज, वर्क, रेंट या रॉयल्टी, ये शब्द के बारे में लिखा है कि ये रिस्पेक्टिव सेक्शंस में, अलग अलग सेक्शंस में ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे कमीशन या ब्रोकरेज 194H में डिफाइन किया गया है, और प्रोफेशनल सर्विसेज शब्द जो है 194J में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जो चीज़ एक जगह डिफाइंड हुई थी वहाँ से हम उसको, उसकी डेफिनेशन को बोरो कर लेते हैं। अब आते हैं 41B पे, 40A1B रादर। 40A1B कहता है कोई भी कंसिडरेशन यदि पे किया गया है किसी नॉन रेजिडेंट को एक स्पेसिफाइड सर्विस के लिए, और जिस पर की इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेबल थी। इक्वलाइजेशन लेवी के प्रावधान जो हैं वो बताते हैं कि इक्वलाइजेशन लेवी किन चीज़ों पे डिडक्ट होती है। नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के सिलसिले में इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होती है, क्योंकि इस बात के मद्देनज़र की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने इस तरह का अरेंजमेंट कर ले रही हैं जिससे कि वो किसी भी देश में टैक्स ना हो। और इस बात के मद्देनज़र भारत ने इक्वलाइजेशन लेवी लगा दी है कि जिससे कि हम तो टैक्स कर ही लें। बहरहाल इस इक्वलाइजेशन लेवी पे काफ़ी डिस्कशन अभी चल रहा है, और एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बनाने की बात हो रही है जिससे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टोटली एस्केप भी ना करें, एक रीजनेबल टैक्स वो दे पाए। क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी के आने से पहले जो बड़ी कंपनियां हैं, जो ग्लोबल कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो किसी भी देश में टैक्स नहीं देती थी। इस तरह का उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था, तो वहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी काफ़ी फायदेमंद रही है। तो यहाँ लिखा है कि यदि कोई कंसिडरेशन किसी भी नॉन रेजिडेंट को दिया जाता है एक स्पेसिफाइड सर्विस के लिए जिसके ऊपर की इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेबल थी, उसके जो चैप्टर 8 है फाइनेंस एक्ट 2016 का, उसमें ये इक्वलाइजेशन लेवी के प्रावधान है। और वो जो लेवी है वो जो काटने चाहिए थी उसको काटा नहीं गया, या काटने के बाद उसको पे नहीं किया गया ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले। ठीक है, तो उस केस में वो जो कंसिडरेशन पे किया जा रहा है वो अलाउ नहीं होगा, बशर्ते ये कि जहाँ पर किसी भी कंसिडरेशन के, ऐसे कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में इक्वलाइजेशन लेवी को डिडक्ट किसी सब्सिक्वेंट ईयर में किया गया, या उसको डिडक्ट तो प्रीवियस ईयर में कर लिया गया लेकिन उसका पेमेंट जो है ड्यू डेट के बाद, रिटर्न भरने की ड्यू डेट के बाद किया गया है, तो वो जो राशि है वो डिडक्शन के रूप में उस साल में अलाउ होगी जिस साल में, उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगी जिस प्रीवियस ईयर में उसका पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो इक्वलाइजेशन लेवी अगर नहीं कटती है तो भी हम डिडक्शन नहीं अलाउ करेंगे मोटा मोटा। उसके बाद कोई भी राशि जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के रूप में दी जा रही है, अब ये खत्म कर दिया गया है, तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के रूप में अगर कोई राशि दी जा रही है तो वो भी जो है अलाउ नहीं होगी। तो इसके पीछे थॉट ये थी कि जो भी टैक्स है उसको हमको अलाउ नहीं करना होता। तो जैसे इनकम टैक्स को हम अलाउ नहीं करते, एड बैक कर देते हैं। और उसके बाद अगला सेक्शन क्लॉज है क्लॉज 2, ये क्लॉज 1C था, तो क्लॉज 1C के बाद है क्लॉज 2। 1A 1B 1C हमने देख लिए हैं। और क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी राशि जो कि
किसी रेट या टैक्स के रूप में दी जा रही है, जो कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पे कोई टैक्स जो लग रहा है, यानी इनकम टैक्स इसको कहते हैं, या और assessed at a proportion of or otherwise on the basis of any such profits and gains, या उसके प्रोपोर्शन के बेसिस पे उसका असेसमेंट होता है, प्रॉफिट्स के प्रोपोर्शन के बेसिस पे होता है। तो वो जो राशि है, यानी इनकम टैक्स की राशि जो है वो डिडक्ट नहीं की जाएगी। ये हमको पता ही कि इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं होता, लेकिन इनकम टैक्स किस सेक्शन में डिडक्ट नहीं होता वही भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये यहाँ पे है कि 40A1 40A2 के तहत ये डिडक्ट नहीं होता है, और इसका एक्सप्लेनेशन है बहरहाल, लेकिन एक्सप्लेनेशन को भी हमको साथ में ध्यान में रखना है कि डाउट्स के रिमूवल के लिए, और जैसे मैंने बताया कि रिमूवल ऑफ डाउट्स जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन वाला प्रावधान है, यानी कि ये क्लैरिफिकेटरी प्रावधान है। रिमूवल ऑफ डाउट्स जहाँ भी लिखा होगा आप मान के चलिए वो क्लैरिफिकेटरी प्रावधान है, क्लियर करने के लिए लिखा गया है, और रेट्रोस्पेक्टिव है नेचर में कि भाई वो पिछले सालों पर भी लागू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ केवल डाउट क्लियर हो रहा है। तो 40A2 के एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि रिमूवल और डाउट्स के लिए ये डिक्लेयर किया जाता है कि इस सब क्लॉज के पर्पज से कोई भी राशि जो पे की जाती है रेट या टैक्स के रूप में जो लेवी किया गया है, और उस राशि में इंक्लूड किया गया है, या हमेशा उस राशि में क्या क्या चीज़ शामिल होगी, इस राशि में शामिल होगा या हमेशा से शामिल रहा है वो राशि भी, जो कि सेक्शन 90 या सेक्शन 90 के तहत जो रिलीफ के लिए एलिजिबल होती है, या जो डिडक्शन के रूप में एलिजिबल होती है 91 में। तो 1991 में जो रिलीफ या डिडक्शन अवेलेबल है वो डबल टैक्सेशन के रिलीफ है, और यहाँ पर डाउट्स रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है कि कोई भी राशि जो पे की जा रही है वो जो रिलीफ वाली राशि है उस संबंध में भी ये लागू रहेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि उस संबंध में ये भी लागू रहेगा। कि 90 और 91 में जो जिस टैक्स को हम डबल टैक्सेशन रिलीफ के कहते हैं, तो वो टैक्स भी इसमें शामिल माना जाएगा एड बैक करने के लिए। तो यानी कि पहले हम लोग उस टैक्स को जो भी है अगर वो अकाउंट्स में माइनस किया गया है तो उसको एड बैक कर देंगे, और डिडक्शन के रूप में उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो यानी कि जो हमने रिलीफ भी दे दिया मान लीजिए डबल टैक्सेशन का, उसको भी हम डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं करेंगे, या जो 91 में डिडक्शन के रूप में दे दिया डबल टैक्सेशन के डिडक्शन के रूप में, तो वो भी हम अलाउ नहीं करेंगे। और इसके बाद एक्सप्रेशन 2 ये कहता है कि एक और डाउट रिमूव करते हुए एक्सप्रेशन 2 में भी कहा जा रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लॉज कोई भी राशि जो पे की जा रही है किसी भी रेट या टैक्स के रूप में, और उस राशि में वो राशि भी शामिल होगी जो कि 90A के तहत एलिजिबल है रिलीफ। तो 90, 91 और 90A इन तीनों प्रावधानों में जो भी राशियां उपलब्ध हैं रिलीफ के लिए, वो राशियां इसमें अलाउ नहीं होंगी, वो भी राशियां अलाउ नहीं होंगी। भले ही वो उसको हमने वहाँ रिलीफ दे दिया, लेकिन दे विल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। और इसके बाद अगला प्रावधान है 2A। तो जो प्रावधान 40a(2)(a) प्रावधान है वो कहता है कि कोई भी राशि जो कि वेल्थ टैक्स के लिए दी जा रही है ऑन अकाउंट ऑफ वेल्थ टैक्स, वो राशि भी अलाउ नहीं होगी। तो यानी कि सिंपल बात है कि हालांकि अब वेल्थ टैक्स एक्ट तो लागू नहीं है, लेकिन क्योंकि पिछले साल के ऊपर भी प्रावधान लग जाते हैं, तो जब वो अलाउबल था तो इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि इस साल में भी वेल्थ टैक्स लगता था, तो वहाँ पर भी इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में इसको अलाउ नहीं करेंगे।
All right. Next, let's go to the next one. 2B. 2B कहता है कि कोई भी राशि अगर रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी, प्रिविलेज फी, सर्विस चार्ज या कोई भी और फी या चार्ज हो, चाहे नाम कुछ भी हो उसका, whatever name called, जिसको एक्सक्लूसिवली लेवी किया जा रहा है on the state government undertaking, or which is properly directly or indirectly from a state government, जिससे या तो स्टेट गवर्नमेंट से लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग से लिया जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया है और वो टैक्स लिया जा रहा है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है, स्टेट गवर्नमेंट वो टैक्स ले रही है या वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से ले रही है, यानी ये टैक्स देने वाला कौन है? स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और स्टेट गवर्नमेंट इस टैक्स को लगा रही है। तो ऐसा कोई भी टैक्स जो कि टैक्स नहीं है, ये रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी, प्रिविलेज फी, सर्विस चार्ज या कोई भी और फी या चार्ज जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से, ठीक है, तो उसके ऊपर वो चीज़ हम अलाउ नहीं करेंगे एज ए डिडक्शन। किसको नहीं अलाउ करेंगे? उस स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को अलाउ नहीं करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को डिफाइन किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में कौन कौन सी अंडरटेकिंग आती हैं, शामिल होती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में वो सारे कॉरपोरेशन शामिल होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए किसी एक्ट से स्थापित हुए हों, या स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में वो कंपनी भी आ जाएगी जिसमें 50% से ज़्यादा जिसका जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया जा रहा है। देखिए, मैं आपसे एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप मेरे से, जब मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी चीज़, आप उसको इंटरेक्टिव रखिए और इसको ये मत सोचिए बार बार ये चीज़ आपके सामने रिपीट हो तभी आप करें, या फिर आपको क्लियर हो तब आप क्वेश्चन ना पूछे। अदरवाइज आप इस बीच में क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि जब भी आपके सामने वो सेक्शन लिखा हुआ है, अगर कोई डाउट आपके सामने आ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट को आप खोल के रखिए अपने सामने, ये जरूरी है। क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट, हम चाहते हैं कि आप इनकम टैक्स को खोलें और उसमें से पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब कोई ऑर्डर बनाना होगा, कुछ भी बनाना होगा, कोई ड्राफ्ट तैयार करना होगा, तो इनकम टैक्स एक्ट खोलना पड़ेगा आपको। बिना खोले आप कर नहीं पाएंगे उसको। मन मर्जी से मनगढ़ंत कुछ भी नहीं लिख सकते हैं ऑर्डर में, या किसी कोई भी चीज का जो ड्राफ्ट बनाया जा रहा है कोई लेटर में भी नहीं लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट का लेटर भी अगर जाता है तो उसमें भी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए और उसमें लीगल गलती कोई नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको, मैं स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की परिभाषा जो कि डिफाइन की गई है 40A(2)(b) के तहत, उसको मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कई ऐसी होती हैं जो कि गवर्नमेंट के एक्ट से आती हैं, और या फिर कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जिसका 50% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या कंपनी जिसमें कि 50% से ज़्यादा उसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कोई ऐसी एंटिटी होल्ड कर रही है जिसका रेफरेंस क्लॉज 1 या क्लॉज 2 में किया गया है। तो ये 3 में कहा गया कि कंपनी इन विच मोर देन 50% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द एंटिटी रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 और 2। तो क्लॉज 1 और 2 यानी कि वो जो भी कॉर्पोरेशन है या जो भी कंपनी है जिसमें 50% से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का होल्डिंग है,
अगर वो कंपनी किसी और कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है, तो जिसका भी वो होल्ड कर रही है वो भी पब्लिक सेक्टर, वो भी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मानी जाएगी। उसके बाद एक कंपनी या कॉरपोरेशन जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि उसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स वो अपॉइंट कर सकती है, या उसके पास ये अधिकार है कि वो उसके पास कंट्रोल उसके पास अधिकार है मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का या पॉलिसी डिसीजन लेने का, चाहे डायरेक्टली अधिकार मिला हो चाहे इनडायरेक्टली अधिकार मिला हो। और उसमें अगर उसको हो सकता है उसको अपनी शेयर होल्डिंग की वजह से अधिकार मिला हो, या उसके पास मैनेजमेंट राइट्स हों, या शेयर होल्डर के एग्रीमेंट्स हों, या कोई वोटिंग एग्रीमेंट्स हों, या किसी भी प्रकार से अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो गई। यहाँ पर देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ये चार्जेस ले रही है, रॉयल्टी का चार्ज, लाइसेंस फी, सर्विस फी वगैरह वगैरह, ये स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से ले रही है। ठीक, तो जो भी ये पेमेंट वो कर रही हैं हम उसको अलाउ नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड के अंतर्गत उसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये चार्ज जो है ये स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, तो इसलिए ये करेगा। जैसे टैक्स का नेचर नहीं होता उसी तरह का है, और इसलिए इसको हम अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि एक जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। उसके बाद कोई अथॉरिटी या बोर्ड या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी बॉडी जिसको कि एक स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, या फिर अगर एक्ट के द्वारा नहीं भी एस्टेब्लिश किया गया, कोई भी बॉडी अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है तो भी हम ये जो पेमेंट्स है, रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस चार्ज, प्रिविलेज फी, सर्विस चार्ज, सर्विस फी, या कोई भी इस तरह का फी या चार्ज, ये जो स्टेट गवर्नमेंट को पे किया जाएगा वो अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद आते हैं 40A(3) पर। 40A(3) में क्या लिखा है कि कोई भी राशि जो कि चार्जेबल है अंडर द हेड सैलरीज, यानी सैलरी दी जा रही है, और अगर वो सैलरी इंडिया से बाहर पे की जा रही है और या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को पे की जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में, और अगर उसके ऊपर जो टैक्स जो है पे नहीं किया गया और उस पर और ना ही काटा गया है चैप्टर 17B के तहत, सैलरी पर तो टैक्स काटने का प्रावधान होता ही है, तो अगर वो काटा नहीं गया या उसको पे नहीं किया गया तो, और सैलरी पर है ये, तो जिस तरह से हमने इसके पहले के जो पेमेंट्स थे वो 41A में देखे थे, वो जो पेमेंट्स थे वो सैलरी वाले नहीं थे, तो सैलरी वाले पेमेंट्स के लिए यहाँ पर एक आ जा रहा है, अगर उस पर टैक्स नहीं काटा गया तो इंडिया से बाहर दिया जा रहा है उसको, या किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया जा रहा है, तो फिर अगर टैक्स उस पर नहीं कटा तो उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसमें तो बहुत क्लियर है कि अगर नहीं काटा गया तो उसको पे ही नहीं किया जाएगा, मतलब उसको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि उसको अगले साल आप अलाउ कर देंगे जैसा कि इसके पहले वाले प्रावधानों में था। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है कि ये बात साफ कर दी गई है कि अगर सैलरी का टैक्स नहीं काटा गया है तो हम उसको अलाउ ही नहीं करेंगे, अगर वो किसी नॉन रेजिडेंट को दी जाने वाली थी या आउटसाइड इंडिया दी जाने वाली थी। उसके बाद 4 पॉइंट है 40A(4). 40A(4) ये कहता है कि कोई भी पेमेंट जो प्रोविडेंट या दूसरे फंड का पेमेंट है, प्रोविडेंट या दूसरे फंड में किया जा रहा है जिसको कि एस्टैब्लिश किया गया था एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, एसएससी के एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए
एस्टेब्लिश किया गया था उसमें अगर पेमेंट किया है, यानी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी एम्प्लॉयर पे कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, जब तक कि एसएससी ने unless the assessee has made effective arrangement to secure that tax shall be deducted at source from any payments made from the fund which are chargeable to tax under the head salaries. तो हमने देखा है कि जो प्रोविडेंट फंड में जो राशियां होती हैं कि तो वो भी इनकम के तहत आती हैं, ये हम सेक्शन 2 में देख चुके हैं। और अगर वो राशियां चार्जेबल टू टैक्स है तो उस केस में एसएससी ने अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं किया ये सुनिश्चित करने के लिए कि टैक्स काटा जाएगा एट सोर्स फ्रॉम एनी पेमेंट्स मेड फ्रॉम द फंड, उस फंड से पेमेंट जो भी किया जाएगा उस पर टैक्स प्रॉपर काटा जाएगा। अगर और जो पेमेंट सैलरीज में ऑफ कोर्स सैलरी हेड में वो ऐड होता है, तो अगर एसएससी ने ये अरेंजमेंट नहीं किया है कि उस पर टैक्स काटा जाए तो जो भी पेमेंट किया जा रहा है इस प्रोविडेंट फंड में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर एसएससी चाहता है कि प्रोविडेंट फंड में जो पेमेंट कर रहा है वो उसको अलाउ हो जाए तो उसको ये ध्यान रखना है कि वो उस पर जो भी टैक्स कटना चाहिए वो टैक्स को काटने का उसने अरेंजमेंट कर रखा है और ये अरेंजमेंट इफेक्टिव अरेंजमेंट किया हुआ है। तो इन दैट केस अगर उसने अरेंजमेंट किया हुआ है तो फिर वो अलाउ हो जाएगा। अदरवाइज प्रोविडेंट फंड में भी अगर वो कोई भी राशि पे कर रहा है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। बेसिकली जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के प्रोविजंस हैं उसमें इन बातों को इसलिए रखा गया है कि एम्प्लॉय को डेफिनेटली ये जो इस पे जो टैक्स जो सरकार का टैक्स है वो जरूर आ जाना चाहिए, और सरकार का टैक्स अगर कोई नहीं काट रहा है प्रावधानित होने के बावजूद तो हम उसको एक्सपेंडिचर के रूप में क्यों अलाउ करें, क्योंकि जो ये भी एम्प्लॉय वेलफेयर का एक मेजर होता है कि अगर कोई भी टैक्स है वो भी पूरे देश के जन कल्याण के लिए आ रहा है, और यदि कोई व्यक्ति उस पर टैक्स नहीं काट रहा है तो निश्चित रूप से सोर्स पे अगर टैक्स नहीं काट रहा तो यहाँ पे भले वो नॉन रेजिडेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोविडेंट फंड जैसी चीज़ है और उसमें राशि जब जाती है तो राशि जानी भी चाहिए, टाइम से भी जानी चाहिए, और उस पर टैक्स भी प्रॉपर कटना चाहिए जो भी कटना होता है। और इसके बाद है 40A(5). तो 40A(5) में ये कहा जा रहा है कि कोई भी टैक्स जो कि एक्चुअली पे किया गया है बाय द एम्प्लॉयर रेफर टू इन क्लॉज 10(c) ऑफ सेक्शन 10 के 10(c) में जो राशि पे कर दी गई टैक्स के रूप में, तो इसमें पीछे भी थॉट वही है कि ये इसलिए नहीं अलाउ किया जा रहा कि वो टैक्स की राशि है। उसके बाद है 40B पर आ जाते हैं, क्योंकि 40A खत्म हो गया, अब आते हैं 40B। 40B है कि अगर कोई फर्म है, इन केस ऑफ एनी फर्म असेसेबल एज सच मतलब जो फर्म के रूप में असेस होती है, तो कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन का पेमेंट जो किसी भी नाम से बुलाया जाए, इसको हम रिम्यूनरेशन भी कह सकते हैं, जो पार्टनर को दिया जाता है जो कि वर्किंग पार्टनर नहीं है। तो पार्टनर अगर वर्किंग पार्टनर नहीं है और उसको कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है तो वो एक अलाउबल डिडक्शन नहीं है। फिर उसके बाद 40B(2) कहता है कि कोई भी पेमेंट जो या रिम्यूनरेशन पार्टनर को किया जा रहा है जो कि वर्किंग पार्टनर तो है, ठीक है, या अगर कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है किसी भी पार्टनर को, किसी पार्टनर को जो पार्टनरशिप के द्वारा, डीड के द्वारा ऑथराइज नहीं किया गया, यानी वर्किंग पार्टनर को तो दिया जा रहा है लेकिन पार्टनरशिप डीड के द्वारा अगर ऑथराइज नहीं है पेमेंट, चाहे वो रिम्यूनरेशन का पेमेंट हो, जिसको कि हम रिम्यूनरेशन में आते हैं सैलरी, बोनस, कमीशन या कोई और रिम्यूनरेशन, तो अगर वो रिम्यूनरेशन का पेमेंट या इंटरेस्ट का पेमेंट पार्टनरशिप के डीड के द्वारा ऑथराइज नहीं था और फिर भी दिया जा रहा है तो वो डिडक्शन के रूप में उपलब्ध नहीं होगा।
उसके बाद अगला है एनी पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर, जो कि वर्किंग पार्टनर है। एनी वर्किंग पार्टनर तो है वो, या इंटरेस्ट दिया जा रहा है किसी भी पार्टनर को, और ये हालांकि पार्टनरशिप द्वारा भी, डीड द्वारा भी ऑथराइज्ड है, और पार्टनरशिप डीड के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अनुसार ही दिया जा रहा है। लेकिन वो ऐसे पीरियड का पेमेंट है जो कि पार्टनरशिप डीड जब शुरू ही नहीं हुई थी उसके तारीख से पहले का पेमेंट है, जिसके लिए पेमेंट ऑथराइज नहीं था, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो फ्यूचर पेमेंट्स के लिए ऑथराइज कर सकती है पेमेंट, लेकिन ये पेमेंट उस पार्टनरशिप डीड की तारीख से पहले है। और इसके पहले की जो पार्टनरशिप डीड थी उसके अनुसार भी नहीं है। तो जो पीरियड ऑफ ऑथराइजेशन है किसी भी अर्लियर पार्टनरशिप डीड का, वो उस प्रायर पीरियड को कवर नहीं करता है जो कि अर्लियर पार्टनरशिप डीड की का पेमेंट था। यानी कि किसी भी पिछली पार्टनरशिप डीड के द्वारा अगर वो पेमेंट ऑथराइज नहीं है, राइट, तो वो पेमेंट फिर चूंकि ऑथराइज नहीं है, तो रेम्यूनरेशन का किसी पार्टनरशिप डीड में भी ऑथराइज नहीं है, तो फिर वो अलाउ नहीं होगा। यानी उस पार्टनरशिप डीड में भी ऑथराइज नहीं है, और उसके पहले वाली पार्टनरशिप डीड में भी वो ऑथराइज नहीं है, तो वो अलाउ नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है किसी पार्टनर को जो ऑथराइज तो है और टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डेंस में भी है, और उस पीरियड में भी है जो कि पार्टनरशिप डीड के डेट के बाद फॉल कर रहा है, लेकिन अगर वो 12% से ज़्यादा का है तो अलाउ नहीं होगा। यानी अगर पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो 12% से ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता, ये स्टैट्यूटरीली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हालांकि ये प्रावधान उस जमाने का है जब फाइनेंस एक्ट 2002 आया था, और इसलिए उस वक्त इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होते थे, और इसलिए वो 12% तब से अलाउ किया गया रहा है, और तब से ये राशि कम नहीं की गई है। क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो बैंक रेट करीब 6.1% के आसपास का चल रहा है, अगर आरबीआई का रेट आप लेते हैं, और इवन फिक्स डिपॉजिट्स के रेट भी आप लेते हैं तो 7% या 7.5% होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 12% की राशि है जो पार्टनर को अलाउ की जा रही है, इट इज लिटिल मोर देन विच शुड बी अलाउड, बिकॉज ये 2002 में ये 12% की राशि लाई गई थी। अब आते हैं 40B5 पे। 40B5 ये कहता है, आई होप बड़ी शांति हुई है, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको? आप लोग ध्यान दे पा रहे हैं मेरी आवाज़ पे? जी सर। ओके, आ रही है सर। बढ़िया बढ़िया। मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बोल रहा हूँ या अभी कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए? सिंप्लीफाइड है। ओके, तो एक्ट को जरा सा खोल के रखिए, क्योंकि अभी हमारा जो ऑनलाइन जो एक्ट है वो ठीक से अभी ऑपरेशनल नहीं है। मैं बीच बीच में चेक कर लेता हूँ, तो ऑपरेशनल हो जाएगा तो मैं उसको दिखाना शुरू कर दूंगा आपको जैसे ही ऑपरेशनल होता है। तब तक हम जो लिखित एक्ट है जो हमारे सामने जो फिजिकल कॉपी से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं 40B5 पर। 40B5 ये कहता है कि कोई भी रिम्यूनरेशन किसी पार्टनर को दिया जा रहा है जो कि वर्किंग पार्टनर है, जो ऑथराइज भी है पार्टनरशिप डीड के द्वारा और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डेंस में भी है उसके टर्म्स के, और वो ऐसे पीरियड में भी रिलेट करता है जो कि पार्टनरशिप डीड के डेट के बाद का पीरियड है। लेकिन वो जो पेमेंट है वो ज़्यादा किया जा रहा है पेमेंट, तो यानी कि कुछ लिमिट्स दी हुई हैं, उससे ज़्यादा अगर पेमेंट किया जा रहा है, और एग्रीगेट अमाउंट जो पेमेंट का है, जैसे पहले 3 लाख तक के जो बुक प्रॉफिट हैं या 3 लाख तक के बुक लॉस अगर हैं,
सॉरी कितना भी लॉस हो या फिर 3 लाख का तक का बुक प्रॉफिट हो, यानी या तो लॉस है या 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट अगर है, तो जो पेमेंट आप कर सकते हैं किसी भी पार्टनर को अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, यानी रिम्यूनरेशन का जो पेमेंट है, तो रिम्यूनरेशन का जो पेमेंट है वो जैसे अभी इसके पहले डिफाइन कर दिया गया था कि उसमें सैलरी, बोनस, कमीशन या कोई और रिम्यूनरेशन तो इंटरेस्ट ना हो। इंटरेस्ट पर तो 12% की लिमिट लगा दी गई है, और जो दूसरा पेमेंट किया जा रहा है जो कि इंटरेस्ट नहीं है, उसमें 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट पे 1.5 लाख तक का पेमेंट किया जा सकता है, या बुक प्रॉफिट का 90% तक का पेमेंट पार्टनर्स को किया जा सकता है, जो भी ज़्यादा राशि हो, चाहे 90% ज़्यादा हो या 1.5 लाख ज़्यादा हो। और 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट में तो इतना आप कर सकते हैं, और जो बाकी बचा हुआ बुक प्रॉफिट है, यानी 3 लाख से ऊपर का जितना बचा हुआ बुक प्रॉफिट है, उस पर 60% तक का ही पेमेंट उस बुक प्रॉफिट का किया जा सकता है। जो नहीं किया, अगर किया भी गया है तो वो अलाउ इतना ही होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि जिसको कोई फर्म है, क्योंकि हम फर्म का केस ले रहे हैं, तो अगर कोई फर्म है तो वहाँ पे अगर फर्म मान लीजिए कि कमा रही है लेटर से 4 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट, तो अगर फर्म 4 लाख का बुक प्रॉफिट कमा रही है तो पार्टनर को आप या तो पहले 3 लाख का जो है या तो उसका 90% देंगे या 1.5 लाख रुपए देंगे, जो भी राशि ज़्यादा है। तो 3 लाख का 90% कितना होता है, कोई बता सकता है? शायद 2,70,000 आएगा। 3 लाख का 90% कितना आएगा? 2,70,000 आएगा। सही कह रहा हूँ मैं? तो 3 लाख का 90% हुआ 2,70,000, और 1.5 लाख से कंपेयर करेंगे तो 2,70,000 ज़्यादा होता है। तो 2,70,000 तक का पेमेंट यहाँ पे हो गया, और जो बैलेंस राशि है वो है 1 लाख रुपए, क्योंकि 4 लाख का कुल बुक प्रॉफिट है। उस 1 लाख का जो 60% तक का ही पेमेंट कर सकते हैं, तो 1 लाख का 60% हुआ 60,000 रुपये, राइट। तो वो कुल मिला के कितने तक का पेमेंट हम अलाउ कर सकते हैं? 3,30,000 का, राइट। सही कह रहे हैं आप। तो इस तरह से इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन के ऊपर लिमिट लगाई गई है, जिससे कि अंधाधुंध लोग जो हैं डिडक्शन ना क्लेम करें पार्टनर के नाम पे, और भले ही वो वर्किंग पार्टनर हो, भले ही ऑथराइज भी हो पार्टनरशिप डीड के द्वारा भी, उसके बाद अगर ऑथराइज नहीं है या वर्किंग पार्टनर नहीं है तब तो खैर देना ही देना, अलाउ ही नहीं कर सकते आप। अगर सब कुछ ऑथराइज भी है तो भी एक लिमिट है कि इंटरेस्ट 12% का, और बाकी जो राशियां हैं वो इतना पेमेंट आप कर सकते हैं, इतना अलाउ कर सकते हैं। अब आते हैं बशर्ते, इसके बाद इसके ऊपर एक शर्त है, बशर्ते कि in relation to any payment under this clause to the partner during the previous year relevant to assessment day commencing on first day 93, एक साल के पर्टिकुलर साल के लिए जो भी असेसमेंट ईयर 93 में कमेंस हो रहा था, यानी कि असेसमेंट ईयर 93-94 के लिए जो टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड जो है वो अगर उस पेमेंट को अलाउ करती हैं, दे प्रोवाइड फॉर सच पेमेंट, तो हम तभी उसको अलाउ कर सकते हैं। यानी उस पर्टिकुलर एक साल के लिए कर दिया कि ये जो लिमिट्स हैं, इस लिमिट तक भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं अलाउ करती है तो हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी हमने इसके पहले भी पढ़ा, अगर पार्टनरशिप डीड उसको अलाउ नहीं करती है तो वैसे भी हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 है। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि जहां पर भी कोई इंडिविजुअल एक पार्टनर है किसी फर्म में, और वो पार्टनर जो है किसी और पर्सन के बिहाफ पे या किसी और पर्सन के बेनिफिट के लिए पार्टनर बना हुआ है, ऐसे पार्टनर को हम रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का पार्टनर बोलेंगे। यानी कि कोई पार्टनर है जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, तो किसी और को प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका फर्म में,
तो जो भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा फर्म के द्वारा उस इंडिविजुअल को, जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में नहीं पे किया जाएगा, उस पर ये लिमिट्स लागू नहीं होंगी जो हमने देखी है। और इसी तरह से जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा फर्म के द्वारा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में नहीं पे किया जा रहा है, तो केवल जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे किया जाएगा उसके ऊपर वो लिमिट है 12%, बाकी लोगों के ऊपर नहीं है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर नहीं है और अगर interest paid by the firm to such individual as a partner in representative capacity and interest paid by the firm to the person so represented, तो जो भी पर्सन जो रिप्रेजेंटेड पर्सन है उसको पे किया जा रहा है, it shall be taken into account for the purpose of this clause। तो इस क्लॉज के पर्पज से आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पर्सन सो रिप्रेजेंटेड है उसको कितना पेमेंट किया गया था, और ये दोनों को जितना पेमेंट किया जा रहा है कुल मिला के उस लिमिट के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। तो यानी कि अगर कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है और अगर कोई पेमेंट उसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अलावा किया जा रहा है तो तब तो कोई लिमिट नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है फर्म के द्वारा उस इंडिविजुअल को, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पेमेंट ले रहा है या उस पर्सन को जो कि जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको अलग से पेमेंट किया जा रहा है, तो तब दोनों को जोड़ के देखना पड़ेगा कि वो लिमिट जो है अप्लाई करेगी 12% की इंटरेस्ट के ऊपर, दोनों को जोड़ के अप्लाई करेगी। कुछ जो है आपने हो सकता है कि डायरेक्टली उस पर्सन को दे दिया हो जो रिप्रेजेंटेड है, कुछ पेमेंट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इस व्यक्ति को दे रहे हैं आप, तो कुल मिला के जोड़ के आपको 12% की लिमिट लगानी पड़ेगी। और एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन 2 ये बोलता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल है जो कि पार्टनर है किसी फर्म में, जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर नहीं है, अदरवाइज देन एज ए पार्टनर, यदि अपने खुद के कैपेसिटी में है वो, तो इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज if such interest is received by him on behalf or for the benefit of any other person। यानी कि अगर जो भी एक पार्टनर है जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में नहीं है पार्टनर, लेकिन जो पेमेंट उसको मिल रहा है वो अपने बिहाफ पे नहीं मिल रहा, किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए मिल रहा है या किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे मिल रहा है उसको पेमेंट, तो उस पेमेंट पे ये वाली लिमिट नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ जो सेक्शन में जो लिमिट्स हैं वो जो पार्टनर को दी जा रही है राशि उस पे लगती हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दी जा रही है उस पे लगती हैं। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पर। तो एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि एक्सप्लेनेशन 2 हमने पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन 3 पर आते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लॉज, मुझे लगता है मुझे आई हैव टू मेक दिस क्लास मोर पार्टिसिपेटिव, क्योंकि बीच में एकदम शांति हो जाती है। आप लोग सुन जरूर रहे होंगे, लेकिन एक आध वीडियो मुझे ऑन कर सकते हैं कोई लोग जो यहाँ पे है हमारे साथ, कोई एक व्यक्ति जो कि मेरे साथ बातचीत कर सकता हो और सब लोग भी देख सकते हो कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं, जिसके पास एक्ट हो। एक कोई व्यक्ति जो जिसके पास एक्ट है सामने और वो अपना वीडियो ऑन कर लें, तो उससे थोड़ी सुविधा हो जाएगी समझाने में चीज़ों को, क्योंकि मैं उनसे कॉन्वर्सेशन में रहूँगा। कॉन्वर्सेशन में रहने से थोड़ा सा ज़्यादा पार्टिसिपेटिव हो जाएगा क्लास। एनीबडी हु हैज़ द एक्ट विद हिम, एक्ट भी है आपके पास और आप एक्ट को लेके बैठे हैं और आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति जिनके पास एक्ट हो और जो वीडियो अपना ऑन कर सकते हो, तो वीडियो को अपना ऑन कर लीजिए और मेरे साथ आप चर्चा फिर आप कर सकते हैं। और जिनको आपको नो डाउट कि यू विल एंजॉय दिस कन्वर्सेशन, क्योंकि हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे और कन्वर्सेशन के तौर पे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, तो पार्टिसिपेटिव थोड़ा सा हो जाएगा। दूसरे लोग भी जब कन्वर्सेशन सुनेंगे तो उनको कंफर्टेबल लगेगा।
आप सोच विचार कर लीजिए, फिर एक व्यक्ति का वीडियो अगर ऑन हो जाएगा तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ, बिकॉज लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। अब आ रहे हैं हम लोग एक्सप्रेशन 3 पर। एक्सप्रेशन 3 कहता है कि बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है। बुक प्रॉफिट शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे हमने कहा ना कि बुक प्रॉफिट 3 लाख तक का होगा तो इतना मिलेगा डिडक्शन। तो बुक प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया गया है उस प्रीवियस ईयर, सुसंगत प्रीवियस ईयर के लिए, और जिसका कंप्यूटेशन जो है उस तरह से किया गया है बुक प्रॉफिट का, जो कि चैप्टर 4D में ले डाउन किया गया है। और चैप्टर 4D में बुक प्रॉफिट वर्ड को का कंप्यूटेशन बताया गया है, और उसमें हमको जोड़ना है एज इंक्रीज बाय द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द रिम्यूनरेशन पेड और पेएबल टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। और उस राशि में हम वो सारा रिम्यूनरेशन जोड़ देंगे जो कि पार्टनर्स को दिया गया है, अगर वो अमाउंट डिडक्ट किया गया है तो नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। यानी नेट प्रॉफिट का वो कैलकुलेशन हम लेंगे, नेट प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट वो नेट प्रॉफिट है जिसमें कि ये जो रिम्यूनरेशन है पार्टनर का, ये अभी घटाया नहीं गया, घटाने के पहले का जो नेट प्रॉफिट है वो बुक प्रॉफिट माना जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 4 है। एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है कि इस क्लॉज के पर्पज से वर्किंग पार्टनर को डिफाइन किया गया कि वर्किंग पार्टनर चूंकि शब्द यूज किया गया, तो वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या है। वर्किंग पार्टनर का मतलब है कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि जो एक्टिवली लगा हुआ है, एंगेज्ड है उस मामले को कैरी आउट करने में, कंडक्ट करने में, बिजनेस एंड प्रोफेशन के, फर्म के, जिसका वो कार्ड पार्टनर, यानी कि एक्टिव शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग पार्टनर वो होना चाहिए जो एक्टिवली एंगेज्ड है उस फर्म के मामलों को चलाने में, कंडक्ट करने में। उसके बाद आते हैं अगले क्लॉज। तो 40 में BA क्लॉज है, जो कि 40BA बात कर रहा है, और 40BA में लिखा है कि अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, अभी तक हम लोग फर्म की बात कर रहे थे, अगर कोई AOP है या कोई BOI है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, लेकिन वो कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, या कोई सोसाइटी नहीं होनी चाहिए जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हो, या किसी भी लॉ में अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो वो सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। तो इनके अलावा अगर कोई AOP है या BOI है तो कोई भी पेमेंट इंटरेस्ट का, सैलरी का, बोनस या कमीशन का या रिम्यूनरेशन का, किसी भी नाम से जो बुलाया जाता हो, जो उस एसोसिएशन या बॉडी को पेमेंट किया गया है, उस एसोसिएशन या बॉडी के द्वारा वो पेमेंट किसी भी मेंबर को अपने किया गया है, तो वो पेमेंट भी हम अलाउ नहीं करेंगे। और एक्सप्लेनेशन इसमें 2 एक्सप्लेनेशंस भी हैं, तो 3 एक्सप्लेनेशंस भी हैं, तो उनको ये AOP और BOI के संबंध में कहा जा रहा है यहाँ पे कि कोई भी पेमेंट इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन का यदि कोई पेमेंट किसी भी एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को के द्वारा अपने मेंबर को किया जाता है तो वो अलाउबल नहीं होगा। और पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है किसी भी एसोसिएशन या बॉडी के द्वारा किसी भी मेंबर को, और जिसने वो इंटरेस्ट पे किया था एसोसिएशन को, who has also paid, उसने भी कुछ पेमेंट एसोसिएशन को कर रखा है इंटरेस्ट का, एसोसिएशन ने भी कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट मेंबर को कर रखा है, तो जो डिसअलाउंस किया जाएगा, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी डिसअलाउड अंडर दिस क्लॉज shall be limited to the amount by which the payment of interest by the association to the member exceeds the payment of the interest by the member। यानी कि दोनों को माइनस किया जाएगा, और अगर जो पेमेंट वो रिसीव कर रहा है वो राशि ज़्यादा है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो डिसअलाउंस है तो उस हद तक सीमित कर दिया जाएगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज टू बी डिसअलाउड शैल बी लिमिटेड टू द अमाउंट बाय विच द पेमेंट जो किया जा रहा है एसोसिएशन के द्वारा उसको
अगर वो जो दे रहा है एसोसिएशन को वो उसमें से माइनस किया जाएगा। तो नेटिंग करना जरूरी है यहाँ पे कि अगर उसे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है और वो भी इंटरेस्ट दे रहा है एसोसिएशन बॉडी को, तो एसोसिएशन का असेसमेंट करते वक्त जो है हम जो पेमेंट रिसीव कर रहा है एओपी या बीओआई इंटरेस्ट के रूप में उसको माइनस करके लेंगे। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है? तो एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि किसी भी एओपी का मेंबर है या किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मेंबर है और वो अपने लिए नहीं है और किसी और के बिहाफ पे मेंबर है या किसी और के बेनिफिट के लिए वो मेंबर है, और जिसको हम कहेंगे कि वो मेंबर एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, तो बात वही आती है यहाँ पर भी कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है और जिसके लिए वो मेंबर बना हुआ है वो पर्सन सो रिप्रेजेंटेड उसको हम कह रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है एसोसिएशन या बॉडी के द्वारा उस इंडिविजुअल को या उस इंडिविजुअल के द्वारा जो पेमेंट एसोसिएशन या बॉडी को किया जा रहा है अदरवाइज देन एज मेंबर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, यानी जो भी पेमेंट उसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अलग हो रहे हैं या उससे प्राप्त हो रहे हैं फर्म को, उसको उन पेमेंट्स को यहाँ पे काउंट हम लोग नहीं करेंगे इन कैलकुलेटिंग द डिसअलाउंस अंडर दिस क्लॉज। और उसी तरह से इंटरेस्ट जो कि कोई एसोसिएशन या बॉडी दे रही है, राइट, और कुछ वो प्राप्त भी कर रही है, तो उसकी नेटिंग करने के बारे में लिखा हुआ है कि नेट करके उसको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पेमेंट जो है किया जा रहा है एसोसिएशन के द्वारा उस इंडिविजुअल को या फिर इंडिविजुअल के द्वारा उस एसोसिएशन को किया जा रहा है और वो पेमेंट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ही किया जा रहा है एज मेंबर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, और जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है एसोसिएशन के द्वारा टू द पर्सन सो रिप्रेजेंटेड, मतलब जिसको पेमेंट जाना चाहिए था, जो रिप्रेजेंटेड पर्सन है उसको भी कुछ पेमेंट जा रहा है, कुछ पेमेंट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वाले को जा रहा है। तो कुल मिला के टोटल पेमेंट को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा इस क्लॉज के पर्पज से, यानी कि वो अगर कोई पेमेंट पर्सन रिप्रेजेंटेड को किया जा रहा है या कोई पेमेंट पर्सन इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी को दिया जा रहा है इंटरेस्ट के रूप में, वो सब डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन 3 पर। तो एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि जहाँ पर ये जो इंडिविजुअल है वो किसी एसोसिएशन का मेंबर है या किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मेंबर है जो कि लेकिन वो एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का मेंबर नहीं है, तो जो भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा एसोसिएशन या बॉडी के द्वारा उस इंडिविजुअल को उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज अगर वो जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो किसी और के बेनिफिट के लिए रिसीव कर रहा है और वो अपने बिहाफ पे अपने बेनिफिट के लिए उसको रिसीव नहीं कर रहा है। सीधी सीधी बात है कि अगर वो पेमेंट अपने लिए उसके लिए नहीं है, किसी और के बिहाफ पे वो रिसीव कर रहा है, तो उस केस में हम उसको क्यों डिसअलाउ करेंगे उसको, क्योंकि वो किसी और का पेमेंट है, वो ये रिसीव कर ले रहा है, वो तो अलाउ होना चाहिए। तो ये हुआ आपका 40 सेक्शन 40। नाउ वी कम टू सेक्शन 40A। मैं समझता हूँ ये बात के सेक्शन भी अब मैं आपको ठीक से अगर करा देता हूँ तो आई फील दैट काफ़ी सब्सटेंशियल ग्राउंड कवर हो जाएगा, बिकॉज आप ये अभी हम करते चल रहे हैं और चूँकि थोड़ा सा हम डिले भी हो गए थे, वी स्टार्टेड अराउंड 11:25 और सो, तो 11:25 से वी हैड टाइम अबाउट 1.5 आवर जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, बट वी वर डिस्टर्ब्ड बाय द फैक्ट कि भाई ये जो नहीं चल रहा था उसकी वजह से। तो we'll just take another 10-15 minutes more and then we can go for lunch, और उसके बाद then we meet again at around 3 p.m. or so, rather 3 p.m. and hopefully तब तक वो सेक्शन भी चल जाएगा। तो otherwise we are still going fine. I think हम उसके बिना भी कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, we are able to do it. only thing is कि अगर आपके पास एक्ट नहीं है तो प्रॉब्ली आपको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। तो मेरा कोशिश ये है कि मैं उसको थोड़ा सा सिंपल ढंग से बोलूं, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ ये आप मान के चलिए कि इट इज द एक्ट इटसेल्फ,
और मैं कुछ अपनी तरफ से उस पर चेंज नहीं कर रहा हूँ। नाउ 40A सेक्शन है, उसके हम 40A के बारे में देखते हैं कि 40A में किस बारे में बात हो रही है। 40A कहता है कुछ ऐसे एक्सपेंसिव पेमेंट्स हैं वो चंद सर्कमस्टांसेस में अलाउ नहीं होते। 40 तो अलाउ होते ही नहीं, मतलब कहते हैं 40 में तो वो है जो डिडक्टेबल ही नहीं है। 40A में चंद सर्कमस्टांसेस में डिडक्टेबल नहीं है, बस इतना फर्क है। तो 40A में कौन कौन से तो बेसिकली डिडक्शन नहीं मिलेगा, चाहे 40 में हो चाहे 40A में भी हो। तो हम उन चीज़ों की बात करें जो डिडक्शन के रूप में उपलब्ध नहीं होते। तो 40A में हम देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। सबसे पहला जो राशि है जो कि डिडक्टेबल नहीं है, जो पेमेंट डिडक्टेबल नहीं है, उसमें लिखा गया प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोविजन। यानी कि ये कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो राशियां अलाउ नहीं की जा रही हैं वो राशियां किसी और सेक्शन में अलाउ नहीं हो सकती इस हेड के तहत। यानी कि कोई अगर ऐसी राशि है जो कि दूसरे सेक्शन में अलाउ कर दी गई है, अगर यहाँ पर वो अलाउ नहीं हो रही है तो फिर वो अलाउ नहीं होगी। यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को प्राथमिकता यहाँ पे दी जा रही है कि अगर जो राशि अलाउ नहीं होगी तो वह राशि अलाउ नहीं होगी, अगर 40A में वो अलाउ नहीं हो रही है तो। नाउ 40A(1) ये कहता है कि इसी सेक्शन में जो चीज़ अलाउ नहीं हो रही वो किसी और सेक्शन में फिर अलाउ नहीं होगी। अब आते हैं 40A(2) पर। 40A(2) में सबसे पहले 2A है। तो 2A कहता है कि अगर कोई एसएससी है जो कि एक एक्सपेंडिचर करता है और जिसके रिस्पेक्ट में जो पेमेंट वो कर रहा है या जिसके रिस्पेक्ट में उसको पेमेंट करना है किसी भी ऐसे पर्सन को जिसका रेफरेंस क्लॉज बी में आया है इस सबसेक्शन, यानी कि वो आगे क्लॉज बी है और क्लॉज बी में रेफरेंसेस आ रहे हैं कि कौन से पर्सन इसमें कवर होंगे। मुख्यतः एसएससी अगर किसी भी अपने रिश्तेदार को पेमेंट कर रहा है या अपने किसी कनेक्टेड पर्सन को कर रहा है जो उससे कनेक्टेड है, तो ये खतरा रहता है ना कि वो उसने आपस में मिली भगत कर ली होगी, बात कर ली होगी, तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो यदि कोई पर्सन जो कि रेफर्ड है क्लॉज बी में, अभी हम क्लॉज ए पढ़ रहे हैं, तो जो पर्सन क्लॉज बी में रेफर्ड है अगर उसको कोई पेमेंट किया जा रहा है जो कि एक्सपेंडिचर का पेमेंट है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, और असेसिंग ऑफिसर इस ओपिनियन के हैं, असेसिंग ऑफिसर इस ओपिनियन के हैं, इस मत के हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा असेसिंग ऑफिसर कभी किसी ओपिनियन पे पहुंचते हैं तो कभी किसी सस्पिशन पे पहुंच सकते हैं या कभी उनको कोई बिलीफ पे पहुंचते हैं। तो अलग अलग शब्द अलग अलग जगह पे आप प्रयोग होते हुए देखेंगे या कहीं कहीं देखेंगे असेसिंग ऑफिसर का सेटिस्फैक्शन होता है। ओके, तो इन सारे शब्दों को आपको अलग अलग समझना जरूरी है। देखिए, जो ओपिनियन होता है किसी व्यक्ति का वो एक रैशनल ओपिनियन होता है जो कि अपनी वैचारिक शक्ति, अपनी सही को गलत से अलग करने की शक्ति का प्रयोग करके और लॉजिक को प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति ओपिनियन पे पहुंच सकता है, लेकिन ओपिनियन गलत भी हो सकते हैं। और ओपिनियन पे पहुंचने के लिए आपके पास कोई 100% प्रूफ होना जरूरी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, अगर आप सेटिस्फैक्शन पे पहुंचते हैं आपके पास 100% प्रूफ होना जरूरी है, और अगर आप किसी बिलीफ पे पहुंचते हैं तो बिलीफ पे पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास की 50% से ज़्यादा का प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए मन में कि ये बात सही है, तो आपके लिए वो बिलीफ हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन और भी शक्तिशाली शब्द है बिलीफ के मुकाबले में, और ओपिनियन उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि बिलीफ या सेटिस्फैक्शन है। तो असेसिंग ऑफिसर ओपिनियन में पे पहुंच सकते हैं अगर उनके पास बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं भी हैं या बहुत ज़्यादा सबूत नहीं भी हैं। ओपिनियन फॉर्म करने के लिए एक कारण है अगर आपके पास, तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर असेसिंग ऑफिसर इस ओपिनियन के हैं कि वो जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सेसिव है,
तो ओपिनियन पे आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी पहुंच सकते हैं, और ओपिनियन पे पहुंचने के लिए आपको 100% प्रूफ या इवन मोर देन 50% प्रूफ की जरूरत नहीं है। 50% से कम भी प्रूफ आपके पास है तो भी आप ओपिनियन पे पहुंच सकते हैं। आपका ओपिनियन ये है एज एन असेसिंग ऑफिसर कि वो जो पेमेंट किया गया है वो एक्सेसिव है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा है, या अनरीजनेबल है, जो रीज़न की शक्ति पे पूरा नहीं उतरता। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू को देखें, हैविंग रिगार्ड टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, सर्विसेज या फैसिलिटीज, जो भी चीज़ खरीदी गई है, चाहे गुड्स खरीदा गया है, चाहे सर्विस खरीदी गई है, चाहे फैसिलिटीज खरीदी गई हैं, यदि जो पेमेंट किया जा रहा है असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में एक्सेसिव है, यानी ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, और अगर बिजनेस के नीड्स को भी देखा जाए तो भी ज़्यादा है, यानी बिजनेस के नीड्स को भी मद्देनजर रखना है और फेयर मार्केट वैल्यू को भी मद्देनजर रखना है। तो अगर कोई चीज़ फेयर मार्केट वैल्यू के अनुसार है लेकिन बिजनेस की नीड ही नहीं है वो, और उस पर खर्चा किया जा रहा है, तो उस केस में या जो बेनिफिट डिराइव हो रहा है या जो बेनिफिट एक्रू हो रहा है उस फर्म को उससे, तो वो जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसको, वो लेजिटिमेट नीड नहीं है बिजनेस की, वो कोई जायज़ ज़रूरत नहीं है बिजनेस की। तो उस केस में उतना एक्सपेंडिचर जितना कि एक्सेसिव कंसिडर किया जा रहा है, ओपिनियन है असिस्टेंट ऑफिसर का कि वो एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है, तो वो अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पे ओपिनियन के बेस पे भी असिस्टेंट ऑफिसर यहाँ पे डिसअलाउ कर सकते हैं, लेकिन उनको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि वो उस ओपिनियन पे वो कैसे पहुंचे हैं। ओपिनियन पे पहुंचने के लिए 0% प्रूफ पर तो ओपिनियन पे भी नहीं पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई ओपिनियन पे पहुंचा है तो उसके पास कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए, भले 50% से कम भी हो। और इसके बाद एक शर्त रखी गई, प्रोवाइडेड दैट आप फॉर एन असेसमेंट ए कमीशन ऑर्डर बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2016, no disallowance on account of any expenditure being excessive or unreasonable having regard to the fair market value shall be made in respect of a specified domestic transaction referred to in section 92BA if such transaction is at arm's length price as defined in clause 2 of section 92F। तो इसमें एक पहले एक आ गया था 2016 से पहले एक आ गया था कि जैसे आप देख सकते हैं कि 13 जो क्लॉज आया है ये 2017 से आया है, और 2017 में लिख दिया गया कि 1 अप्रैल 2016 के पहले तक ये लागू रहेगा प्रोवाइडो, और जो प्रोवाइडेड क्लॉज पहले लाया गया था 2012 में लाया गया। तो पहले जब ये क्लॉज लाया गया था प्रोवाइडेड करके, ये 2012 में लाया गया था, और उसमें लिखा था कि अगर कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है जिसका रेफरेंस 92BA सेक्शन में किया गया है, और उसमें अगर असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन ये है कि भाई जो एक्सपेंडिचर जो है एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है फेयर मार्केट वैल्यू को देखते हुए, तो अगर वो मामला स्पेसिफाइड डायरेक्शन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का है तो वो डिसअलाउंस नहीं किया जाएगा अगर वो ट्रांजैक्शन जो है आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ है। आर्म्स लेंथ प्राइस का डेफिनेशन 92F के 2 पे है। तो आर्म्स लेंथ प्राइस का जब ये कॉन्सेप्ट आया तो उसके बाद ये कह दिया गया कि अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे है तो असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन माने नहीं रखता, और तो असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन माने नहीं रखता है, तो इसलिए और फिर बाद में 2016 में ये कर दिया गया कि ये जो 2016 से पहले के जो असेसमेंट ईयर हैं ये केवल उन पे लागू होगा कि वो डिसअलाउंस नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि ये मतलब हुआ कि 2016 के बाद ये डिसअलाउंस जो किया है वो किया जा सकता है, क्योंकि पहले ये लिखा था कि प्रोवाइडेड 2012 में ये लिखा गया कि डिसअलाउंस नहीं किया जा सकता अगर ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे है, लेकिन फिर हमने ये लिख दिया कि 1/4/2016 से पहले नहीं किया जा सकता है। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/4/2016 के बाद से ये प्रोवाइजो एक तरह से हटा दिया गया है
और चूंकि ये प्रोवाइजो हटा दिया गया है तो 1/4/2016 के बाद ये डिसअलाउंस असेसिंग ऑफिसर अपने ओपिनियन के हिसाब से कर सकते हैं। नाउ और जो किस पर्सन को ये पेमेंट जा रहा है, ये पर्सन जिस पर्सन को पेमेंट जा रहा है वो पर्सन अगर एसएससी इंडिविजुअल है तो वो अपने तो रिलेटिव को पेमेंट कर रहा है। अगर एसएससी कोई कंपनी, फर्म, यूपी या एचयूएफ है तो वो या तो इस पेमेंट को किसी अपने डायरेक्टर को कर रहा है या किसी फर्म के पार्टनर को कर रहा है। जो एसोसिएटेड पर्सन होते हैं जो आपस में जुड़े माने जाएंगे उनको अगर पेमेंट हो रहा है या कोई ईओपी के मेंबर को हो रहा है या एचयूएफ फैमिली के मेंबर को हो रहा है या ये जो डायरेक्टर पार्टनर है, मेंबर हैं कंपनी के, फर्म के या ईओपी वगैरह के या एचयूएफ के, उनके अगर कोई रिलेटिव को भी हो रहा है, अगर यानी कि अगर मैं किसी फर्म में पार्टनर हूँ और अगर मैं कोई फर्म हूँ और उसमें मेरी उस फर्म में कोई अगर पार्टनर है, ठीक है, तो पार्टनर का अगर कोई रिलेटिव को भी अगर फर्म होते हुए मैं पेमेंट करता हूँ तो मैं इसमें कवर हो जाऊंगा। उसके बाद 3 है, कोई भी इंडिविजुअल जिसका कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस बिजनेस या प्रोफेशन में एसएससी के, उसको वो कर रहा है पेमेंट, या कोई उस पर्सन का कोई रिलेटिव है उसको भी अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो भी यहाँ कवर हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई अगर कंपनी है, कंपनी, फर्म या एओपी या एचयूएफ है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एसएससी के बिजनेस या प्रोफेशन में, या कोई उस कंपनी में या फर्म में, एसोसिएशन या फैमिली में कोई डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर है, या कोई भी उसका कोई रिलेटिव है उस डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर का, या कोई और कंपनी है जो कि जिसमें कि ये जो कंपनी है जिसका भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंपनी को अगर पेमेंट किया जा रहा है तो भी वो कवर हो जाएगी। तो ये रिलेटेड पार्टीज कह सकते हैं इनको, अगर हम शब्द कोई यूज नहीं किया गया यहाँ पर कि वो रिलेटेड पार्टीज हैं या क्या हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो 40A2B के तहत जो पर्सन्स डिफाइंड हैं उनको अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो उस पेमेंट को, अगर वो एक्सेसिव है पेमेंट इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, तो असेसिंग ऑफिसर उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। और इसमें बी पे जो क्लॉज 6 है वो कहता है कि कोई पर्सन जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन चला रहा है जहां पर असेसी एक इंडिविजुअल अगर है या कोई रिलेटिव है उस असेसी का, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसके अपने बिजनेस में, तो अगर उस पर्सन को अगर पेमेंट को कर रहा है, या जहाँ पे एसएससी एक कंपनी, फर्म या एओपी या एचयूएफ है, या कोई डायरेक्टर है उस कंपनी, पार्टनर या उस कंपनी में, या कोई पार्टनर है उस फर्म का, या कोई मेंबर है एओपी या फैमिली का, या कोई भी रिलेटिव है उस डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर का, उसका अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ दैट पर्सन, इस एसएससी का अगर उसमें दूसरे में उसके डायरेक्टर में कोई बिजनेस या प्रोफेशन, उसके डायरेक्टर में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, उसके बिजनेस में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जो व्यक्ति उसका अपना ही डायरेक्टर या मेंबर है, तो उस केस में भी अगर उसको कोई पेमेंट किया जाता है तो वो अलाउ नहीं होगा अगर वो एक्सेसिव है। यानी जो रीजनेबल पेमेंट है वो तो अलाउ हो जाएगा, एक्सेसिव पेमेंट इसमें अलाउ नहीं होगा। उसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। एक पर्सन के बारे में हम ये मान लेंगे कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वर्ड को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि किसी पर्सन के बारे में कब हम मानेंगे कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बिजनेस प्रोफेशन में, वो तब मानेंगे हम जब अगर वो बिजनेस प्रोफेशन किसी कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है तो वो पर्सन जो है किसी भी टाइम बेनिफिशियल ओनर है शेयर्स का, या फिर उसके पास पार्टिसिपेशन का राइट है, जो कि जिनके पास ऐसे शेयर्स का जो कि
20% से या उससे ज़्यादा 20% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर रखते हो तो वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। और किसी भी और केस में, यानी कि अगर कोई कंपनी नहीं है तो किसी भी टाइम वो जो पर्सन था प्रीवियस ईयर के दौरान बेनिफिशियली अगर एंटाइटल था, यानी पूरे प्रीवियस ईयर के दौरान किसी भी टाइम वो 20% प्रॉफिट्स का हकदार था, तो भी उस केस में भी ये अलाउ हो जाए, उसको हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मानेंगे। तो यहाँ पे 48(2) तक हम लोगों ने कवर कर लिया है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम एग्जैक्टली 3 बजे शुरू करते हुए 3 बजे शुरू करते हुए जो आगे के प्रावधान हैं उनको इस प्रकार से करें कि जिससे कि 44D तक के जितने हमारे बचे हुए प्रावधान हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एक सब्सटेंशियल चंक जो है हमारा वो हमारा तैयार हो जाएगा और वो कवर हो जाएगा। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड वी कम बैक एट कोई उसके बियॉन्ड तो जाने की शायद संभावना नहीं है, बिकॉज अभी 44 तक भी जाने में भी हमको काफ़ी चीज़ें तय करनी है। तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे और 3 बजे आपसे फिर से मुलाकात होती है और अपने आप को 3 से आप 5 तक थोड़ा सा फ्री रख के आइएगा, जिससे कि एक अच्छा खासा पोर्शन हम इसमें कवर कर लेंगे। तो विद दोज वर्ड्स आई थिंक we can put a stop to this section at this point of time and invite you back at 3 p.m. तो आप लोग अपना लंच कर लीजिए, then we come back and resume the discussion from 40A3 onwards, from 40A3 onwards at 3 p.m. So please try to come 5 minutes earlier. 5 मिनट थोड़ा सा पहले आप आ जाइएगा, जिससे हम उसको आराम से कवर कर सकते हैं। So thank you so much for being with us in the morning session. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. जी, तो we will meet at 3 p.m.